दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। हम लोगों ने इधर बीच काफ़ी कई किताबों पे बातचीत की, कई किताबों का जिक्र हुआ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें थीं, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि उसमें कविता की कोई किताब नहीं शामिल थी। और ये अचानक किसी पाठक ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि इसमें कविताओं की कोई किताब अभी तक शामिल नहीं है। तो मेरा भी दिमाग उसमें गया और फिर मैंने सोचा कि इस हफ्ते हम लोग कविता की किसी किताब पे ही बात करते हैं। चूँकि दुनिया में और दुनिया के साहित्य में इतना सारा कुछ लिखा पढ़ा गया है कि इसमें से कुछ चीज़ें छांटना जाहिर सी बात है कि बहुत कठिन काम है, और इतना सारा महत्वपूर्ण है इतनी सारी भाषाओं में कि कुछ चीज़ें इतना सब कहने सुनने के बाद भी बची रह जाती हैं। हालांकि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो फिर भी कविताओं का पूरा जिक्र न होना एक अफसोस की बात तो है। तो इस हफ्ते हम लोग एक कविता की किताब पे ही बात करने जा रहे हैं। कई बार आप कविताओं की बात करते हैं तो हिंदी कविता पे सामान्य रूप से जो आज का पाठक है या थोड़ा सा साहित्य में रुचि लेने वाला जो व्यक्ति है, वो एक नाक भौं सिकोड़ता है और कहता है कि कविताएं उस तरह से संप्रेषित नहीं हो पाती, या कविताओं में अब वो बात नहीं रही जो पहले के समय में थी। शायद वो जो गेयता है, कविता का जो रिदम है, छंदबद्धता है, शायद उसके टूटने से वो बात कहता है, या मुझे लगता है कि शायद वो डिस्कनेक्ट जो हो रहा है, जो पाठक जो उसका कनेक्शन टूट रहा है साहित्य से और कविताओं से भी, शायद उसका असर है। क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदी कविता में वो बात नहीं रही। आप देखें तो एक इतनी अच्छी परंपरा है यहाँ पे। अगर आप कम से कम 70-80 सालों का भी अगर आप इतिहास लें तो हिंदी कविता में ऐसे 50 नाम हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं अगर आप डूब के थोड़ा पढ़ें तो, लेकिन 50 नाम तो ऐसे हैं जो विश्व कविता में उनकी दखल है और उनको उतना ही महत्व दिया जाता है जितना विश्व कविता में किसी को महत्व मिलता है। तो ऐसा कहना कि अगर इस पूरे पीरियड में 50 ऐसे नाम हैं या 100 ऐसे नाम हैं जो विश्व कविता में जाने लायक हैं, विश्व कविता की बराबरी में वो शामिल हैं, उसके पैरेलल वो शामिल हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हिंदी कविता में वो बात नहीं रही। इन सब चीज़ों पे जो बातें लगती हैं तो उसको लेके मैं सोचा कि कविता में कहाँ से शुरू करूँ, मैं किस किताब का जिक्र किया जाए। तो मेरे जहन में आया कि एक ऐसे अपेक्षाकृत थोड़ा कम चर्चित कवि की बात की जाए, जो सामान्य रूप से जो कविता के पाठक हैं उनमें तो चर्चित रहा है, लेकिन सामान्य रूप से पाठकों के बीच में उतना चर्चित नहीं रहा है। हालांकि वो कवि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सामान्य रूप से उतना चर्चित नहीं रहा है। और ये मैं इसलिए भी इस कवि का चुनाव आज कर रहा हूँ कि इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि कोई जो कहता है कि कविता में, हिंदी कविता में वो बात नहीं रही या हिंदी कविता उस तरह से नहीं लिखी जा रही है, तो मैं एक ऐसे कवि से आज आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जो उतना चर्चित नहीं है, उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन उसकी जो कविताएं हैं वो बहुत चर्चित हैं और बहुत प्रचलित हैं। और इतना है कि आप समझिए कि दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हैं और दुनिया में एक उसका स्थान है। लेकिन आप देखेंगे तो हिंदी में वो एक तरह से अलक्षित कवि ही है, वो उसकी बहुत चर्चा नहीं है। तो ऐसे तमाम कवि हैं, मैं ये कह रहा था कि ऐसे तमाम कवि हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी चर्चा नहीं हुई या वो पाठकों तक उस तरह से पहुंच नहीं पाए, या ये भी कह सकते हैं कि पाठक उनके यहाँ उस तरह से नहीं पहुंच पाए। तो जो कुल मिला के एक साहित्य से जो थोड़ी दूरी हो रही है और उसमें कविताओं से भी जो दूरी होती है, हो रही है या होती जा रही है, मुझे लगता है कि कई बार उसे जस्टिस उस पर दिखाने के लिए, कई बार अपनी बातों पे बल देने के लिए लोग कह देते हैं कि हिंदी कविताओं में दम नहीं है या हिंदी कविताएं आजकल अच्छी नहीं लिखी जा रही हैं। मैं जिस कवि का जिक्र कर रहा था वो नाम है उनका वीरेन डंगवाल, और ये जो कविता है, जो किताब है, कविता वीरेन करके किताब है। ये किताब छपी है नवारुण प्रकाशन से, और एक तरह से कहिए तो वीरेन डंगवाल की जो लिखी गई सारी कविताएं हैं
उनकी एक तरह से रचनावली आप इसे कह सकते हैं। वीरेन डंगवाल लगभग 60-65 साल का उनका जीवन रहा और उसमें उनके 3 संग्रह आए। पहला संग्रह 1991 में आया था, उसके बाद दूसरा संग्रह उनका 2002 में दुष्चक्र में सृष्टा आया और 2010 में स्याही ताल तीसरा संग्रह आया था। पहला संग्रह इसी दुनिया में था 1991 में, माना 1991 से 2010 तक लगभग 20 सालों में उनके 3 संग्रह है, 10-10 सालों के अंतराल पे। शायद वीरेन अगर जिंदा होते, वीरेन 2015 में वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो अगर वो जिंदा रहते तो हो सकता है कि 2020-21 में हम उनका एक और संग्रह देखते। इसमें वो तीनों संग्रह शामिल हैं जो उनके छपे, और कुछ अप्रकाशित कविताएं हैं, कुछ नई कविताएं हैं और कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जो उन्होंने दुनिया की श्रेष्ठ कविताओं का अनुवाद किया है। खास करके नाजिम हिकमत जो एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं तुर्की के, उनकी कविताओं का भी वीरेन डंगवाल ने अनुवाद किया है, तो वो भी इसमें संकलित हैं। तो अगर ये एक किताब अगर आप खरीदते हैं तो वीरेन डंगवाल की लगभग सारी कविताएं आपको एक साथ मिल जाती हैं, उनके सारे संग्रह और उनकी सारी कविताएं एक साथ। और ये पेपर बैग में छपा है तो मूल्य भी उस तरह का नहीं है जितना कि जो बहुत ज़्यादा लगे। एक साधारण मूल्य है जो खरीदी जा सकती है और पाठकों के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के वीरेन डंगवाल के बारे में ये बताएं आपको कि वीरेन डंगवाल को साहित्य अकेडमी मिला था 2002 की में दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, और उनकी एक फक्कड़ तरह का जीवन था। कुल मिला के कहिए तो निराला से जुड़ते हैं, थोड़ा नागार्जुन की तरह, थोड़ा शमशेर बहादुर सिंह की तरह, जिसमें एक फक्कड़पना है, एक जीवन में भी वही ठेस और भदेसपना, कविता में भी जो नागार्जुन के पास है, और वही संश्लिष्टता, वही गंभीरता जो शमशेर बहादुर सिंह में है। तो वो निराला की परंपरा, नागार्जुन की परंपरा और शमशेर की परंपरा के कवि हैं। अगर आप देखें तो मैं जिक्र कर रहा था तो हमारे पास निराला जैसा कवि है, दिनकर जैसा कवि है हिंदी में, और शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन और केदार जैसे कवि हैं, धूमिल और मुक्तिबोध जैसे कवि हैं। और वो परंपरा अगर आप देखें तो 90 के दशक से और इस समय वर्तमान में बहुत सारे कवियों तक आती जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम कविता की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो दुनिया में जिनकी एक धाक है, एक छवि है, उसके बराबर के हैं। हिंदी को उसका मूल्य, उनका मूल्य समझना चाहिए और उनको उस तरह से लेना चाहिए। कुछ कविता के बारे में कहने से बेहतर है कि मुझे लगता है कि कवि के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में बताने से बेहतर है कि कुछ कविताओं के जरिए ही उस कवि को जाना जाए। तो मैं कुछ कविताएं आपके सामने छोटे छोटे उनके अंश रखता हूं कि वीरेन डंगवाल को आपको पता चलेगा कि वीरेन डंगवाल ने कैसी कविताएं लिखी और कैसी कविताओं का धनी व्यक्ति भी, धनी कवि भी थोड़ा सा अलक्षित है, थोड़ा सा पीछे है। तो ये पाठकों की मुझे लगता है कि कमी है और कहीं ना कहीं पाठकों का डिस्कनेक्ट है कविता से, जो इस तरह की चीज़ें पैदा कर रहा है, इस तरह का भाव पैदा कर रहा है। मैं उनकी कुछ कविताएं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप देखें तो जो पहला संग्रह उनका आया था इसी दुनिया में, पहले उसी से कुछ कविताएं मैं देता हूँ। जैसे एक उनकी बड़ी फेमस कविता है, इतने भले नहीं बन जाना साथी, इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी, गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं न किसी को कुछ दिया, ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। और अंत में ये कहते हैं कि काफ़ी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती, अंधकार की सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह अपना चाबुक चमकाती, संस्कृत के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना अपना समझ बदलना साथी। तो आपसे देखिए तो कैसे जो समय है उसको वो पहचान भी रहे हैं और कैसे वो आपसे आगाह भी आपको कर रहे हैं। एक कविता है उनकी राम सिंह, उसमें वो कहते हैं कि देखें तो वो आलोक धनवा और ऐसे तमाम धूमिल की तमाम कविताओं से जुड़ते हैं, जिसमें वो राम सिंह उनकी बड़ी फेमस कविता है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम किसकी चौकसी करते हो राम सिंह, तुम बंदूक के घोड़े पर रखी किसकी उंगली हो, किसका उठा हुआ हाथ,
किसके हाथों में पहना हुआ काले चमड़े का नफीस दस्ताना, जिंदा चीज़ में उतरती हुई किसके चाकू की धार। कौन है वे, कौन जो हर समय आदमी का एक नया इलाज ढूंढते रहते हैं, जो बच्चों की नींद में डर की तरह दाखिल होते हैं, जो रोज़ रक्तपात करते हैं और मृतकों के लिए शोक गीत गाते हैं, जो कपड़ों से प्यार करते हैं और आदमी से डरते हैं। वे माहिर लोग हैं राम सिंह, वे हत्या को भी कला में बदल देते हैं। आप देखें तो वीरेंद्र डंगवाल जो है वो किस तरह से समय की नब्ज़ पे उनका हाथ है और किस तरह से वो वो एक समझ देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। उन्होंने पीटी उषा पे एक बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी थी जिसमें वो कहते हैं कि काली तरुण हिरनी अपनी लंबी चपल टांगों पर उड़ती है मेरे गरीब देश की बेटी, आंखों की चमक में जीवित है अभी भूख को पहचानने वाली विनम्रता, इसीलिए चेहरे पर नहीं है सुनील गावस्कर की छटा। मत बैठना पीटी उषा इनाम में मिली उस मारुति पर मन में भी इतराते हुए, बल्कि हवाई जहाज़ में जाओ तो पैर भी रख लेना गद्दी पर। खाते हुए मुंह से चप चप की आवाज़ होती है, कोई गम नहीं, वे जो मानते हैं बेआवाज़ जबड़े को सभ्यता, दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। तो जो एक तरह से आप समझिए कि जो हाशिए का जीवन है, जिसको लोग नकार देते हैं और जो सभ्यता अपने आप को सुसंस्कृत कहते हैं लोग, वो उसे हिकारत से देखते हैं। उस हाशिए के जीवन की महत्ता को ये कविता दर्शाती है। एक उनकी बहुत अच्छी कविता है हमारा समाज, जिसमें वो कहते हैं कि यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, यह कौन नहीं सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से। ये एक लंबी कविता है जिसके अंत में कहते हैं कि यह कौन नहीं चाहेगा, पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो दमक रहा शर्तियाँ काला है, वह कत्ल हो रहा सरेआम चौराहे पर, निर्दोष और सज्जन जो भोला भाला है, किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है, जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। आप देखें तो आप अपने आसपास लोगों को देखें, तमाम तरह से पैसे कमाते हुए और तमाम तरह से गरजते हुए और चमकते हुए लोगों को देखें और उनकी असलियत को देखें, ये कविता बेहतर समझ में आएगी। और एक दूसरा उनका जो संग्रह था जिस पे साहित्य अकेडमी मिला था, जिसमें उनकी सबसे फेमस कविता जो टाइटल भी कविता थी दुष्चक्र में सृष्टा, उसमें वो कहते हैं कि कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान, क्या क्या बना दिया क्या से क्या। और उसमें वो बताते हैं कि कैसे तुमने मनुष्य को बनाया और वो मनुष्य में जो तमाम तरह के गुण अवगुण हैं उसका वो जिक्र करते हैं। और जो मनुष्य आप देखेंगे कि कई लोग लोमड़ी जैसे होते हैं, कई लोग इतने शातिर होते हैं कि वो मनुष्य की शर्तों से कहीं दूर होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छिपाए रहते हैं अपने में। तो उस पे वो बहुत अच्छा व्यंग है, वो कविता भी ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। और अंत में एक और कविता का, तो तमाम कविताएं हैं इसमें, सैकड़ों कविताएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, आप कहीं से भी उठा के कोई कविता का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन एक कविता जो मैं अंत में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जिसमें वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं कि आएंगे दिन उजले दिन ज़रूर, जिसमें वो कहते हैं कि आएंगे उजले दिन ज़रूर आएंगे। और वो अंत में कहते हैं कि पर डरो नहीं, तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, ची 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 चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह रक्तपात, यह मार काट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है, जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते में, लपटें लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरल हंसी, हम याद रखेंगे पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, इसके आगे भी तब चलकर ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन ज़रूर आएंगे। तो वीरेंद्र डंगवाल को आप देखेंगे कि उसमें समाज भी है, जो जीवन है व्यक्ति का, वो जो जितना संश्लिष्ट है वो सब कुछ है, और उसमें एक पूरी आशा है, जो मनुष्य के ऊपर जो पूरा भरोसा है कि ये जो दिन है, अगर आपको लगता है, कई बार लोग निराशा में कहते हैं कि बहुत कठिन समय है और ये समय कैसे गुजरेगा, तो वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं कि
उजले दिन जरूर आएंगे। और वो मनुष्य पे भरोसा की बात करते हैं, किसी नायक महानायक की बात नहीं करते हैं। वो मनुष्य पे जो भरोसा है, जो मनुष्यता पे भरोसा है, उस पे बात कह के वो कहते हैं कि वो उजले दिन जरूर आएंगे। और वो उजले दिन हम ही से आएंगे, हम ही उसे लेके आएंगे। वो कहीं और उसकी जड़ नहीं देखते हैं, कहीं और उसका रास्ता नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि नवानुर प्रकाशन से छपी है और ये संपूर्ण कविताएं हैं। इसमें वीरेंद्र नंगवाल की तीनों संग्रह हैं, अप्रकाशित कविताएं भी हैं और उनकी अनुदित कविताएं हैं। अगर आप ये कविता में आपकी रुचि है तो इसे ज़रूर पढ़ें और आप देखें, उस ताकत को महसूस करें, उस पावर को महसूस करें जो हिंदी कविता में है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने वीरेंद्र नंगवाल की इस किताब पे बातचीत की। अगले हफ्ते हम फिर किसी अच्छी किताब पे, किसी महत्वपूर्ण किताब से आपके बीच लेके आएंगे, उस पे बात करेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।